मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करता हूँ और जब भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है बायोलॉजी में, हमें यहीं से शुरू करना होगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे कभी भी क्लासिफिकेशन को नहीं समझ पाते, केवल रटेंगे जिन्होंने फंडामेंटल से उसकी शुरुआत नहीं की है। और अगर क्लासिफिकेशन को समझना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और जैसे ही ये पूरा वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि क्लासिफिकेशन की जो पहली नींव है, पहली जो ईंट है, वो आपको समझ में आ जाएगी और यहाँ से आप अपनी जो यात्रा है वो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि इस 100 साल की अवधि में जिस चीज ने हेकल को तीसरे किंगडम को खोज करने में, एस्टेब्लिश करने में मदद की, वो है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। किस तरह से माइक्रोस्कोपी का कंट्रीब्यूशन हमारे किंगडम लेवल का जो डेफिनेशन है या फिर किंगडम की जो हमारी जो नॉलेज है वो किस तरह से इस तक आई है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द बायोलॉजिक्स क्लासेस। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जब भी मैं बायोलॉजी की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करता हूं, मेरा जो सबसे वीक पॉइंट है वो टेक्सोनॉमी या एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन, चाहे उसमें प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कि ओवरऑल जो टेक्सोनॉमी है उसके एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और बहुत स्टार्ट पॉइंट की बात करेंगे। और आई एम वेरी श्योर कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो जो स्टार्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, वहां से वो बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी जो शायद आपको आज तक नहीं आई हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन की जो 7 स्टेप हायरार्की है उसका जो सबसे पहला स्टेप है जिसे हम बोलते हैं किंगडम हायरार्की, किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। साथियों, जब भी हम किसी भी जीव के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वो एनिमल हो, हम सबसे पहले बात करते हैं 7 स्टेप हायरार्की की बात में, यानी कि पदानुक्रम जो है क्लासिफिकेशन का। और जब हम 7 स्टेप हायरार्की की बात करते हैं, पदानुक्रम जो है, हायरार्की जो है, उसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है किंगडम, फिर डिवीजन या फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, नहीं, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ये जो 7 स्टेप हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन की। और ज्यादातर हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, हम सबसे पहला जो स्टेप है उसकी समझ प्रॉपर किए बिना हम आगे डिवीजन, फाइलम, जैसे एनिमल किंगडम है तो डिवीजन, प्लांट है तो सॉरी एनिमल किंगडम है तो फाइलम और प्लांट है तो डिवीजन, इस पे हम डिटेल डिस्कशन शुरू कर देते हैं और हम उसको लोकेट ही नहीं कर पाते कि क्लासिफिकेशन की स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होगा, हम कैसे समझें ये चीज कहाँ आ रही है, कौन सा डिवीजन है। तो आज मैं पहला ही जो स्टेप है जो डिवीजन जो है, किंगडम, इसकी हम करने वाले हैं, किंगडम लेवल की। साथियों, किंगडम लेवल की बात इतनी जरूरी इसलिए है बिकॉज जब पहली बार साइंटिस्ट ने जितने भी जीव पाए जाते हैं पूरी धरती पर उनके बारे में सोचा, तो जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सोचा उसने सबसे पहला जो ब्रॉड कैटेगरी रखी, जो सबसे पहली ब्रॉड कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं किंगडम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1753 के आसपास एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने एरिस्टोटल ने जितने भी जीव है, बहुत ध्यान से इस क्लास को लीजिए, जितने भी जीव हैं उनमें लोकोमोशन के आधार पर उसका जो प्राथमिक ऑब्जर्वेशन था कि दो तरह के जीव उसने अपने चारों तरफ देखे कि कुछ जो पौधे हैं या कुछ क्या ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो घूमते नहीं है, इधर उधर मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो लोकोमोशन के आधार पर उसने दो किंगडम की स्थापना सबसे पहले की। कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, जो दार्शनिक था, उसने पहला ऐसा बंदा जिसने जीवों को दो ग्रुप्स में बांटा और उन ग्रुप को किंगडम नाम दिया। यहां से किंगडम लेवल सिस्टम शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसी के आसपास कैरोलस लीनियस जो है, कार्ल वॉन लिन जिसे हम कहते हैं, कैरोलस लीनियस जो है, इसने अपनी जो पुस्तक है सिस्टम, ये भी पब्लिक की। और इस बुक में इसने क्या किया, इसी से आइडिया लेकर के जितने भी जीव थे उनको तीन कैटेगरी में यानी तीन किंगडम में क्लासिफाई किया। हालांकि कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन यहां हम नहीं पढ़ते हैं, हम एरिस्टोटल का ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है। एरिस्टोटल का जो सिस्टम था उसमें कैरोलस लीनियस ने क्या ऐड किया, कैरोलस लीनियस ने एनिमेलिया,
दूसरा वेजिटेबेलिया, और इंटरेस्टिंगली जो तीसरा जो है, मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। लीनियस ने सबसे पहले जो जितने भी, जब उसने चारों तरफ देखा तो उसको तीन तरह की चीजें समझ में आई। एनिमल्स जो मूव कर रहे हैं, दूसरे जीवों पर अपना डिपेंड कर रहे हैं भोजन के लिए। वेजिटेबेलिया, प्लांट को उसने कहा वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसने वेजिटेबेलिया नाम रख दिया, कोई बात नहीं, ये प्लांट ही है हमारा। लेकिन इसके अलावा जितने भी इमूवेबल थी, रॉक्स थी, चट्टाने थी, उनके लिए भी उसने सिस्टम बनाया, वो है मिनरेलिया, जहां पर जितने भी मिनरल्स हैं उनकी बात उसने, सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, सब के सब जो मिनरल्स हैं, उसकी बात यहां पर कैरोलस लीनियस द्वारा की गई। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं साथियों थ्री किंगडम सिस्टम की। और जो थ्री किंगडम सिस्टम है, जो पहले जो दो किंगडम थे जो अरस्तु ने दिए, प्लांट और एनिमल, इसमें यहां पर एक किंगडम और आया। और अब आपको ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से एक छोटी सी डिस्कवरी ने तीसरे किंगडम की खोज के लिए सामान जुटाया। थ्री किंगडम जो सिस्टम है वो दिया गया, हम सब जानते हैं, हिकल ने दिया। और कब दिया? 1866 में। थोड़ा सा आप ईयर देखिए, 1756 अप्रोक्सीमेटली, यहां पर 1866, अराउंड एक शताब्दी बीत जाने के बाद, कितने साल? 100 साल बाद। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर का गैप है एक किंगडम से दूसरा किंगडम ऐड होने पर। तो जो हिकल ने क्या देखा? हिकल ने ये देखा कि जो जीव, जो अरस्तु ने बताए, एनिमल्स और प्लांट्स केवल इतने जीव नहीं हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और हमें सामान्यतया दिखाई नहीं देते, यानी कि यूनिसेल्युलर हैं। उनके लिए भी उसने एक तीसरे किंगडम की स्थापना की, ठीक है। और इस किंगडम का जो नाम है उसने क्या रखा? प्रोटिस्टा। वो है प्लांटी और एनिमेलिया, यानी ये एक नया एडिशन हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा। अब आप कहोगे, या फिर जब अभी मैंने कहा तो आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, मेरे दिमाग में जब मैंने पढ़ा था ये जरूर आया था कि हिकल को ये कहां से दिखाई दे गए प्रोटिस्टा? जब अरस्तु को नहीं दिखाई दिए तो हिकल को ऐसा क्यों दिखाई दी? साथियों यहां पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि इस 100 साल की अवधि में जिस चीज ने हिकल को तीसरे किंगडम को खोज करने में, एस्टेब्लिश करने में मदद की, वो है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। 1866 के आसपास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और जो लोग हैं, इन्होंने प्रारंभिक स्तर के माइक्रोस्कोप बना लिए थे और अब हम उन सेल्स को देखने लायक हो गए थे जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब हिकल ने इन्हें देखा तो हिकल को लगा कि जो अरस्तु ने जो सारे जीवों को दो ही किंगडम में बांटा है, ये सच में पूरे जीवों को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए इन जीवों को भी स्थान मिलना चाहिए जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसी सेल्स को, ऐसी प्राथमिक सेल्स को इसने क्या कहा? प्रोटिस्टा कहा, ठीक है। ये हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां हमें गौर क्या करना है थ्री किंगडम में, मैं एक चीज ऐड करना भूल गया। ये जो चीज है, ये जो दोनों लोग हैं, ये है यूनिसेल्युलर, और ये प्लांटी और एनिमेलिया, ये दोनों है मल्टी सेल्युलर। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब अपन आते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये फोर किंगडम क्या रहेगा? अब हमें यहां पर इस चीज को और अच्छे से समझना है। और क्या समझना है कि 1866 के बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेड चैटन। लेड चैटन ने एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उसने कहा कि ये किंगडम विंगडम छोड़ो। क्यों छोड़ो? इसकी अभी आप इस बात से, मेरी इस बात से एग्री होगे। उसने ये प्रस्ताव रखा कि लेड चैटन ने क्या कहा कि जितने भी जीव है, क्योंकि अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपी थोड़ी सी और एडवांस हो गई है और अब हम सेल को इतना क्लियरली, इतना जूम करके देख सकते हैं, इतना और डीप जा सकते हैं कि हमें ये तक पता चल जाए कि इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं। और जैसे मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, आई एम वेरी श्योर कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी अब ये बात क्लियर होनी शुरू हो गई कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। जो पीछे का जो हिकल का जो थ्री किंगडम है, यहां पर बस इतना पता चलता है कि सेल यूनिसेल्युलर है, अंदरूनी संरचना हमें पता नहीं चलती। इसलिए हिकल का जो प्रोटिस्टा है, इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं शामिल हैं।
बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि हिकल के प्रोटिस्टा में निम्न में से कौन सा सम्मिलित था या नहीं था या कौन सा है। गौर करने की बात है, हिकल का जो प्रोटिस्टा है इसमें प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और यूकैरियोट्स भी आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लेड चैटन ने एक प्रपोजल दिया, उसने कहा कि किंगडम छोड़ो और क्या बोलो, एम्पायर, साम्राज्य। और उसने दो साम्राज्य स्थापित करने की बात कही। एक ने कहा प्रोकैरिया और यूकैरिया। उसने कहा कि दो साम्राज्य होने चाहिए। क्यों? कि उसने क्या देखा, क्या उसका प्रपोजल था कि सारी जो सेल्स हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक उनको एक में निपटाओ, बाकी जो यूकैरियोटिक है उनमें दूसरे में निपटाओ। हालांकि इसका प्रपोजल स्वीकार नहीं हुआ। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉट एक्सेप्टेड। चलिए, स्वीकार नहीं हुआ। अब फोर किंगडम में क्या हुआ? अब जैसे हमने कहा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट, यानी कि अब यहां तक जो माइक्रोस्कोपी है वो क्या हो गई, एडवांसमेंट हो गई। यहां पर माइक्रोस्कोपी में क्या हुआ, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हो गई है। और लेड चैटन का जो प्रपोजल है, ठीक है, ये आया 1937 में, 1866 में हिकल ने, और उसके बाद 1937 आ गया। और 1937 आते आते लेड चैटन का प्रिंसिपल भी, प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया। अब एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी की वजह से हम बहुत क्लियरली प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोट है, हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, निर्धारित अब हम कर सकते हैं, निर्धारित किया जा सकता है। अब आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात लेते हैं वो आती है कोपलैंड की बात। और कोपलैंड नाम का ये जो वैज्ञानिक है, ये आया 1956 में, यानी बहुत साल बाद, 1756-66 से शुरू हुई, 1800 यानी 200 साल बाद। एक छोटे से किंगडम में दो किंगडम और ऐड होने में 200 साल लग गए। बहुत मजेदार बात है। और यहां पर कोपलैंड किससे प्रभावित होकर के आया है, चैटन। मैंने चैटन का जिक्र इसलिए किया बिकॉज कोपलैंड को आइडिया कहां से आया, वहां तो मैंने उसका जिक्र किया। कोपलैंड ने जब पढ़ा कि यार चैटन नाम का वैज्ञानिक है, वो ये कह रहा है कि प्रोकैरिया यूकैरिया में कर दें, तो उसको ये अकल आई कि उसने जब हिकल का देखा, हिकल का जब थ्री किंगडम देखा, उसको ये समझ में आया कि इसने, हिकल ने जल्दबाजी में प्रोटिस्टा जो क्लासिफाई किया है, इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर जो जीव हैं इनको यहीं टिका दिया है। यानी यहां पर इसने डिफरेंशिएट नहीं किया है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो ये उसका कंट्रीब्यूशन, कॉपलैंड को उसको आइडिया मिल गया। और कॉपलैंड ने 1956 में जो फोर्थ किंगडम है उसका प्रपोजल दे दिया कि देखो, हिकल से जो गलती हुई कोई बात नहीं, मैं उसको सुधारने आया हूं। और मैं क्या करने वाला हूं, इसने कहा कि हिकल ने प्रोटिस्टा दिया, प्लांटी दी और एनिमेलिया दिया। एनिमेलिया और प्लांटी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिकल साहब जल्दबाजी में ये भूल गए हैं कि प्रोटिस्टा जो उन्होंने यूनिसेलुलर कहा है, ये प्रोटिस्टा दो तरह के होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस ढंग का नहीं है, या फिर कवर्ड नहीं है, या फिर अच्छा, या फिर यूं कहूं कि न्यूक्लियस है ही नहीं, और दूसरे जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए ये कह रहा है कि प्रोटिस्टा में से जो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, उनको मैं नया नाम दे रहा हूं। हिकल वाले जो हैं उनको मैं पड़ा रहने देता हूं। तो प्रोटिस्टा में से, ठीक है, प्रोटिस्टा में से मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, प्रोटिस्टा में से किसको स्थापित किया, मोनेरा। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, मोनेरा की स्थापना किसने की, कॉपलैंड ने की। प्रोटिस्टा की स्थापना किसने की, हिकल ने की। कब की, 1866 के आसपास। ठीक है, यहां पर इसने मोनेरा को कहा, कुछ नहीं किया इसने, केवल प्रोटिस्टा में से मोनेरा को निकाल के अलग कर दिया, अपनी स्थापना कर दी, अपना झंडा गाड़ दिया। अब मोनेरा क्या है, अगेन यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय है, ये तो हमने पहले ही कह दिया। उस ये तो वो हिकल भी कह के गया बेचारा। लेकिन जो अंतर है वो क्या है, अंतर है ये क्या, ये है प्रोकैरियोटिक, जबकि ये क्या है, यूकैरियोटिक। और ये सारे के सारे, ये तो खुद यूकैरियोटिक है। ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। और किस तरह के हैं जीव, यूकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा की अगर हम ज्यादा जिक्र करें तो प्रोटिस्टा को, एक प्रोटिस्टा इतना शानदार एक किंगडम है, और प्रोटिस्टा को समझे बिना आप किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं समझ सकते। क्यों? बिकॉज एक प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है,
एक ऐसी गली है, एक ऐसा चौक है जिससे सारी गलियां यहीं से होकर के निकलती है। यानी चारों पांचों किंगडम्स को एक दूसरे के साथ पिरो करके, एक दूसरे यानी कुल मिलाकर के प्रोटिस्टा से ही आगे सभी जो किंगडम्स है उनकी उत्पत्ति हुई। प्रोटिस्टा के लिए हम अलग से एक वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, इसका जो लिंक है मैं आई बटन पे दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देखें, आपको प्रोटिस्टा को और क्लियरली समझने का मौका मिलेगा। और हम बार बार, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करता हूँ और जब भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होती है बायोलॉजी में, हमें यहीं से शुरू करना होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे कभी भी क्लासिफिकेशन को नहीं समझ पाते, केवल रटेंगे जिन्होंने फंडामेंटल से उसकी शुरुआत नहीं की है। और अगर क्लासिफिकेशन को समझना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, और जैसे ही ये पूरा वीडियो देखेंगे मैं गारंटी देता हूं कि क्लासिफिकेशन की जो पहली नींव है, पहली जो ईंट है, वो आपको समझ में आ जाएगी, और यहां से आप अपनी जो यात्रा है वो यहां से आप शुरू कर सकते हो। चलिए, तो कोपलैंड तक आ गई है बात। कोपलैंड ने प्रोटिस्टा में से किसको निकाल दिया, मोनेरा को निकाल दिया। समय बीतता गया, जिस तरह से कोपलैंड को हिकल वाले में दिक्कत लगी, एक और महानुभाव अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, R.H. विटाकर। 19 पहले वाला था 56 में, ये आ गए 1969 में। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, इनका सबसे ज्यादा डंका बजता है, हम जब जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या देखा, उसके बारे में मैं यहां बात करना चाहूंगा, यहां बात करना चाहूंगा। इनको लगा कि जिस तरह से कोपलैंड ने उसमें गलती निकाल करके अपना नाम कमा लिया है हिकल में, इनको लगा यहां पर भी कुछ ना कुछ गलती हुई है, और मैं थोड़ा सा अगर स्कैन करूं तो मुझे भी कुछ दिखेगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा में तो कहा यार यहाँ तो क्या ही करें। इनकी नजर प्लांटी पे पड़ी। अब मैं थोड़ा सा प्लांटी को अलग लिख रहा हूं साथियों। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में 5 कैटेगरी होती है, बेसिकली 2 कैटेगरी है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और दूसरे हैं स्पर्मेटोफाइटा। मैं बार बार संधि विच्छेद करने की सलाह देता हूं हमेशा। स्पर्म माने होता है बीज, फाइटा माने होता है पौधा, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते, बीज स्वभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से, हम सभी जानते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और ये जो बीज वाले पौधे हैं ये 2 तरह के हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर जो बीज है उसके ऊपर कोई फल वल नहीं पाया जाता, यानी कि नग्न होते हैं। अगेन नाम क्या है, जिम्नो, जिम्नो माने नग्न, स्पर्म माने बीज। ऐसे पौधे जिनके ऊपर बीज नंगा लटका रहता है। नंगे लटके रहने से मतलब, मान लीजिए आम अगर जिम्नोस्पर्म होता तो आपको 2 मिनट में जिम्नोस्पर्म समझ में आएगा, खाली गुठली लगती। जामुन अगर होता तो खाली जामुन की गुठली लगती। कुल मिलाकर के आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई। एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है कवर। एंजियोलॉजी, हमारी जो वाहिनिकाएं हैं जो हमारे ब्लड को क्या करती है, कवर। एंजियोग्राफी, एंजियो माने होता है किसी को घेरना, कवर करना। एंजियो माने कवर्ड, और स्पर्म माने, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आवृत, आवृत माने कवरिंग, और क्या, बीजी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, नग्न, नंगे जिनमें क्या है, बीज। यानी इन दोनों में बीज है। यानी मोटा मोटा 5 कैटेगरी हम पढ़ते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और जब हम थैलो की बात करते हैं तो विटाकर से पहले हम थैलो की बात, और थैलो में कौन है, ऐसे पादप, ऐसे फोटोसिंथ, पादप कौन है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दूसरा मल्टीसेलुलर है। बिकॉज हमने प्लांटी और एनिमलिया, तो हमने अगर एकल में पढ़ेंगे तो यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्टा में गए, बाकी प्लांटी और एनिमलिया क्या, मल्टी, जो मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, पादप समान पोषण रखते हैं, ऐसे सारे लोगों को मिलाकर के हम प्लांट्स कहते हैं। और प्लांट्स में जो पहला जो ग्रुप है वो है थैलोफाइट्स। और थैलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो बॉडी का जो डेवलपमेंट, बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप नहीं है। यानी मूल जो पादप शरीर है वो अविभेदित कोशिकाओं का एक गुच्छा है, एक थैलॉइड है, यानी थैलेनुमा रचना है। अगर आपने पानी पे काई देखी होगी, आप उठाओगे जैसे बस, ठीक है। जबकि हम पौधे की जब हम कल्पना करते हैं तो प्लांट का मतलब हमारे होता है कि एक रूट होगा, एक शूट होगा, रूट नीचे लगी होंगी, शूट से बाहर तना निकलेगा और कुछ पत्तियां निकला। यानी रूट शूट का जो विभेदन है इनकी प्लांट बॉडी में नहीं है, बिल्कुल पॉलीथीन या फिर डेड जो थैला होता है, थैलॉइड, ठीक है, थैलाब शरीर, हिंदी वाले बोलते हैं अपन, थैलाब जो शरीर है, अनडिफरेंशिएटेड शरीर है, उनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। और ये जो थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स में हम किसको रखते हैं, किसको रखते थे, इनमें 2 चीजें आती थी। कौन, एक आती थी एल्गी और दूसरी आती थी फंजाई। अब यहां पे हमें देखना है विटाकर ने क्या देखा कि इस
प्लांट के अंदर थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई दोनों है, और एल्गी और फंजाई का कोई मेल नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनको, और इनको रखना इस फंजाई को। अब फंजाई में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इधर आओ खोपचे में। फंजाई के साथ क्या प्रॉब्लम? पहली बात, फंजाई में फोटोसिंथेसिस नाम की कोई चीज नहीं है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्लांट्स में रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता। फोटोसिंथेसिस पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं है। दूसरा, इसमें जो फूड है वो पादपों में क्या होता है, स्टार्च होता है, वो भी नहीं है, कोई स्टार्च नहीं है। स्टोर्ड जो फूड है, संग्रहित जो भोजन है, वो भी नहीं है। उल्टा इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है संग्रहित भोजन के रूप में, जो कि एनिमल्स का लक्षण है। तीसरा, स्वयं पोषी तो है ही नहीं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर जो पोषण है वो भी होलोजोइक होता है, यानी जंतु संपोषण। जंतु संपोषण क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले हम खाते हैं, फिर पचाते हैं, हमारी आहार नाल में चला जाता है, वो पच जाता है, और पचने के बाद जब उसके जो न्यूट्रिएंट्स है जब रिलीज होता है, वो हमारी आंत की गुहा में या फिर स्टमक की गुहा में होता है, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। फंगस भी ऐसे करते हैं। फंगस जहां लगते हैं, चाहे वो हमें इन्फेक्ट करे, चाहे वो पौधों को इन्फेक्ट करे, चाहे वो ब्रेड पे लगे, चाहे वो टमाटर पे लगे, कहीं पर भी लगे, फंगस एंजाइम सीक्रेट करेगा, जो चीज है उस पर सीक्रेट होगी, जब वो जो एंजाइम काम कर जाएगा उसके बाद उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कुल मिलाकर के कोई भी लक्षण में एल्गी फंजाई के जैसा नहीं है, ये बात उसने नोट करी। ठीक है, और क्या करी अभी कर देते क्या कहा इसने। तो विटेकर ने कहा, लो साहब मैं देता हूं अब 5 किंगडम, तुमसे तो दिया नहीं गया, असली वाला मैं देता हूं। कुछ नहीं, कोपलैंड साहब की मेहरबानी से हमें मिल गया मोनेरा। इकल साहब हमारे लिए प्रोटिस्टा छोड़ के ही गए थे। ठीक है, पहले से हम प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो अरस्तु जी की मेहरबानी थी, शुरू से इन्होंने ही कह दिया था हमें। ठीक है, जो नया माल निकला, जो समुद्र मंथन हुआ इस बार जो निकला, वो क्या निकला, किस में से निकला, वही बात, यहां से निकला। क्या निकला, ये लो जी, ये निकला फुंगी। मेरे एक सर थे, वो इसको फुंगी कहते थे, इसको हम फंजाई कहते थे, कवक। ये कवक यहाँ से निकल गए, और कुल मिलाकर के कवक जो कि एक छोटी सी चीज हम मानते हैं, विटाकर एक ऐसा बंदा था जिसने फंजाई को एक अलग से किंगडम के रूप में स्थापित कर दिया। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 5 किंगडम होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज की क्लासिफिकेशन करेंगे, कोई भी चीज, सबसे पहले किंगडम आएगा। और जब हम 5 किंगडम की बात करते हैं ना, तो वो जूलॉजी में है ना वो बॉटनी में। ज्यादातर बच्चे जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं या फिर एमएससी कर लेते हैं, तो बॉटनी वाले ऐसे समझते हैं, जूलॉजी वालों को अछूत समझते हैं, जूलॉजी वाले ऐसे समझते हैं बॉटनी वाले कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ मिक्स है। आप जब भी हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, किसी भी जंतु का, किसी भी बंदे का हम नाम शुरू करें बोलना, क्लासिफिकेशन शुरू करें, जैसे मैं कहूँगी ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले किंगडम आएगा एनिमेलिया। अगर हम कहें किसी फंजाई का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आएगा किंगडम फंजाई। अगर हम किसी प्रोटोजोआ का करें, तो सबसे पहले किंगडम आएगा प्रोटिस्टा। अगर हम किसी बैक्टीरिया का करें, आर्की बैक्टीरिया का करें, माइकोप्लाज्मा का करें, तो किंगडम आएगा मोनेरा। तो साथियों, जो किंगडम सिस्टम है, ये एनिमल किंगडम की और प्लांट किंगडम की एक बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि किस तरह से माइक्रोस्कोपी का कंट्रीब्यूशन हमारे किंगडम लेवल का जो डेफिनेशन है, या फिर किंगडम की जो हमारी जो नॉलेज है, वो किस तरह से इस तक आई है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे जो समझने वाली बात है, वो है प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम इसको फंडामेंटली समझेंगे, तो आगे चल करके, और हम क्या करते हैं मोस्टली, सीधा हमने शुरू कर दिया प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। भाई है कहाँ प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, लोकेट कहाँ करोगे, यहाँ आते हैं। एनिमेलिया में सबसे पहले आता है पोरीफेरा, फिर आते हैं सिलेंड्रेट्स, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये तो हो गए नॉन कॉर्डेट सारे, और लास्ट में आएगा कॉर्डेटा। यहां से शुरू हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पोरीफेरा प्रोटोजोआ का है, प्रोटोजोआ इसमें नहीं है, प्रोटोजोआ है यहाँ प्रोटिस्टा में। इसको समझना है ये सबसे। और जब एग्जाम में बायोलॉजी में जब भी कोई क्वेश्चन टफ बनता है, तो उस कंसेप्ट से बनता है जो कि सामान्य से हटके हो, जिस तरह से प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा की कहानी है। तो प्रोटिस्टा को जरूर समझना। अगले वीडियो में इसकी बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।